Hello everyone, this is Ankita. We are starting this video from Higher Education Unit जो यूजीसी नेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और हमारे लिए करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है एंशिएंट एजुकेशन के बारे में। मतलब एंशिएंट टाइम में एजुकेशन किस टाइप की थी इंडिया में, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, किस टाइप से चीज़ें चलती थी, उस चीज़ के बारे में। तो हम इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो उसी के बारे में होने वाले हैं। अगर हम देखें कि हायर एजुकेशन में जब हम एंशिएंट एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट टाइम में एजुकेशन किस टाइप की थी, इसमें बताया जाता है कि इंडिया अकेला नहीं था जहाँ पर जो एजुकेशन थी वो बहुत एडवांस थी। इंडिया के साथ साथ इजिप्ट, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया, हर जगह पर अपने अपने एजुकेशन सिस्टम थे और वो उसी तरीके से वर्क कर रहे थे जैसे वहाँ पर एडवांस एजुकेशन। ठीक है, अब बात क्या आती है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था वो होलिस्टिक लर्निंग की अप्रोच ले रहा था और मॉडर्न डेवलपमेंट्स पर ध्यान दे रहा था, साथ में ही डीप फिलॉसफी पर उनका पूरा फोकस था। अब आगे बात आती है कि कुछ कॉमन फीचर्स होंगे जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशन में होंगे। तो वो क्या थी कि वहाँ पर मोरल ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको कैसे रहना चाहिए, कैसी चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। डिसिप्लिन सिखाया जाता था और प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाई जाती थी, मतलब जिसको वो रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जाता है आगे, चाइना जो था वो बहुत फेमस था अपने मोरल टीचिंग्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंडिया के द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ है वो चीज़ें बताई गई हैं। जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने कुछ डिस्कवरीज की थी, जैसे कि ज़ीरो, डेसिमल्स, और मेडिसिन में उन्होंने आयुर्वेद दिया था। ग्रामर में उन्होंने पाणिनि की संस्कृत ग्रामर की बुक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कवरी दी है। इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम था कि यहाँ पर केवल ये नहीं था कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है या फिर आपको एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड पढ़ना है, बस बात ख़त्म। इंडिया में जो सिस्टम था वो इस प्रकार का था कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे और एक अच्छा इंसान बनकर निकल के आओगे। तो ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे यहाँ पर फोकस किया जाता था। उसी प्रकार से जो भी डिस्कवरीज हुई, जैसे कि ज़ीरो के बिना कंप्यूटर काम तो करता ही नहीं, मैथ्स भी नहीं, साइंस, मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? इंडिया से। ठीक है, उसी प्रकार से जब एक अच्छा इंसान बनेगा कोई व्यक्ति तो उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। ये सारी ही चीज़ें इंडिया में फोकस का पार्ट थी उस वक्त। एंशिएंट टाइम में जो भी एजुकेशन दी जाती थी वो इक्वली दी जाती थी हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता था। आर्ट भी दिए जाते थे, साइंस भी, फिलोसफी, लॉजिक और फिजिकल ट्रेनिंग भी। ये सारी ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। अब अगर हम एवोल्यूशन देखें कि एवोल्यूशन क्या था जो एंशिएंट एजुकेशन था उसका, तो वो आता है, देखिए, वेदास से। ठीक है, वेदा मतलब एक नॉलेज, बाउंडलेस नॉलेज, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और फिलोसफी एंड प्रैक्टिकल रूल्स दोनों इंक्लूड थे इसमें। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसमें, वेदास को एक ऐसा मैनुअल समझा जाता था जिसमें लाइफ के बारे में, कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, लाइफ में क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें दी हुई थी। तो एक गाइड बुक समझा जाता था इसे, और ये चीजें पढ़ाई जाती थी वहां पर। ठीक है, तो जब आप ऐसी चीजें पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप वहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो, और प्रैक्टिकल नॉलेज जब इंसान पढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत अच्छा इंसान बनेगा। वेदास के बाद आते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? अब उपनिषद का काम था कि वो फिलोसफिकल मीनिंग एक्सप्लेन करते थे और वो डीप थिंकिंग जनरेट करते थे, फिलोसफिकल थिंकिंग जब जनरेट करते थे किसी भी व्यक्ति के अंदर जब कोई उपनिषद पढ़ता था। आगे बताया जाता है कि 2 टाइप की नॉलेज होती थी यहाँ पर, पार विद्या और अपार विद्या। ठीक है, पार विद्या में क्या कहा जाता है? पार विद्या में हम आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, मतलब वो नॉलेज जो आपको ये बताए कि आपको इस पूरी जो भी दुनिया है, जो भी सृष्टि है, उसके बियॉन्ड क्या चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, इनर ट्रूथ, मोक्ष, इन सभी चीज़ों की बात की जाती थी इसमें। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मेडिटेशन, सोल
सेल्फ इंक्वायरी, सारी चीज़ें इसमें दी जाती थी। और यहीं पर अगर हम अपार विद्या के बारे में देखते हैं, जो कि लोअर नॉलेज कहा जाता है, तो इसमें जो दुनिया की इन्फॉर्मेशन है, दुनिया की नॉलेज है, उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि दुनिया में क्या-क्या चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। सब्जेक्ट वाली नॉलेज होती है, स्किल्स होती हैं, साइंस होती है, सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ़ का जो भी काम की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है? और मटेरियल सक्सेस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। अब इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, तो मैथ्स हो गया, ग्रामर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मेडिसिन हो गया, सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। सिंपल अगर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं इसका, तो अपार विद्या में जो भी जॉब, करियर और सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें दी जाती थी, ये सारी ही चीज़ें इसमें, मतलब दुनिया से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो आपको इसमें दिया जा रहा है। अब इधर आगे बात होती है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, उसका गोल क्या था? मतलब क्या किया जाना था, क्या करना चाहते थे? तो यहाँ पर अपने आप को जानना एक सबसे बड़ा गोल था और लाइफ की मीनिंग को समझना, ये ऑब्जेक्टिव होता था एंशिएंट टाइम में किसी भी एजुकेशन का, जो भी एजुकेशन किसी बच्चे को दी जाती थी, ठीक है? तो फर्स्ट हमारा है गेनिंग नॉलेज। स्टूडेंट को वर्ल्ड का जो भी नॉलेज है वो दिया जाता था, जैसे नेचर के बारे में, साइंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ये उस स्टूडेंट के आसपास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में ये नॉलेज उस व्यक्ति को दी जाती थी। आगे इसमें बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को ये भी चीज़ें सिखाई जाती थी कि उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं और उनको उसको किस प्रकार से फुलफिल करना चाहिए। केवल ये नहीं था कि बुक्स में कुछ लिखा है, आपको आपने वो पढ़ लिया, बात खत्म। स्टूडेंट को सिखाया जाता था कि उनकी ड्यूटीज़ फैमिली के लिए क्या-क्या हैं, सोसाइटी के लिए क्या-क्या हैं और नेचर के साथ क्या-क्या हैं। ये सारी ही चीज़ें उनको सिखाई जाती थी, तब वो एक अच्छा इंसान बनते थे, ठीक है? इसके बाद आता है उनका कैरेक्टर बिल्ड किया जाता था। फोकस किया जाता था कि वो एक हॉनेस्ट इंसान बने, डिसिप्लिन में रहें और कंपैशन पैदा हो उनके अंदर। ये सारी ही चीज़ें जब वो गुरुकुल में रहते होते थे, जल्दी जगना, सारे काम करना और सादा भोजन, ये सारी चीज़ें कर के वो सारी चीज़ें सीखते थे और अपना एक कैरेक्टर बिल्ड करते थे। नेक्स्ट आता है सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष के ऊपर। तो यहाँ पर मोक्ष के बारे में पढ़ाया जाता था, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाता था। जो उसका हाईएस्ट एम होता था किसी भी व्यक्ति को नॉलेज देने का या उसको एजुकेट करने का, उसको ये बताया जाता था कि लाइफ और डेथ की जो साइकिल है, उससे किस प्रकार से मुक्ति पाना है, किस प्रकार से उससे अपने आप को अलग करना है। तो यहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता था, जिससे ये पता चलता था कि व्यक्ति किस प्रकार से किस प्रकार का इंसान बन रहा है। फिफ्थ पॉइंट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता था, जो भी इनर क्वालिटीज हैं उनको एनहांस किया जाता था, ठीक है? मतलब व्यक्ति में कामनेस पैदा हो, करेज आए, कॉन्फिडेंस आए और इमोशनल बैलेंस बना रहे। ये सारी चीजें एक व्यक्ति में वहां पर पैदा की जाती थी, जिससे वो एक अच्छा इंसान बने, ठीक है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इनर प्रोग्रेशन। मतलब जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इनर मैच्योरिटी है, वो देखी जाती थी। स्टूडेंट ग्रेजुअली वाइज बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसमें समझदारी आ रही है, वो सारी चीजें देखी जाती थी। नेक्स्ट आ जाता है टीचिंग टूल्स। गुरु के पास कुछ स्पेसिफिक टीचिंग टूल्स होते थे, जैसे स्टोरीज होती थी जो उनको सुनाते थे। फिर उनसे पूछते थे कि भाई आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, ठीक है? और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करवाते थे कि क्या वो व्यक्ति उसको अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और इन सभी चीजों के बाद उस पर होता था डिस्कशन। इसके बाद आता है मेंटल ट्रेनिंग। मतलब उसको बुद्धि के लेवल पे उसमें किस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग की जाती थी। तो माइंड को स्टेबल बनाने के लिए, मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, क्लैरिटी डेवलप करने के लिए सारी चीजें की जाती थी। अब इसमें क्या होता था, इसमें कुछ कुछ जो भी श्लोकास होते थे, मंत्र होते थे, वो सारी चीजें सिखाई जाती थी, याद करवाई जाती थी, जिससे उनकी जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होती थी और उसको वहां पर टेस्ट भी किया जाता था।
इसके बाद आता है माइंड ओवर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि व्यक्ति उस चीज़ के बारे में किस प्रकार से सोच रहा है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, वो किस प्रकार से उसको समझ पा रहा है और उसकी विजडम क्या है। तो जो भी व्यक्ति था उसकी बुद्धि उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उस सब्जेक्ट के ऊपर ज्ञान से ज़्यादा। मतलब उस व्यक्ति को सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए क्या एबिलिटी यूज़ कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। इसके बाद आते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव जिसमें सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है। अब सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है? तो एंशिएंट इंडिया में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एंशिएंट इंडिया में स्टूडेंट्स को सिखाया जाता था कि जो शिक्षा आपको दी जा रही है उसका एक जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो, आपको पर्सनल ग्रोथ मिले, पर्सनल सक्सेस मिले, ठीक है। तो वहाँ पर उस चीज़ का केवल ये मतलब नहीं था कि आप केवल इसी प्रकार से पर्सनल ग्रोथ मिले, बल्कि ये भी था कि आपको जो भी पर्सनल ग्रोथ मिल रही है आप उससे सोसाइटी में क्या दे पा रहे हो, समाज की क्या सेवा कर पा रहे हो। जैसे कि इस पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए गुरुकुल्स में जो स्टूडेंट्स होते थे वो ओल्ड पीपल्स, मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे उनकी हेल्प करते थे, विलेज में क्लीनिंग करने में, एनिमल्स की केयर करने में, सारी चीजें उनको सिखाई जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चित्त वृत्ति निरोध। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमारा जो मन है वो कई सारी चीजों में घूमता है, कई सारे इमोशंस में घूमता है, तो उसको कंट्रोल करना सिखाया जाता था कि किस प्रकार से ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, कुछ भी नहीं सोचते रहना है। इस सब के लिए योगा को प्रैक्टिस करवाया जाता था और स्टूडेंट को सिखाया जाता था कि माइंड अगर काम होगा तो जो भी लर्निंग वो कर रहे हैं वो पावरफुल होगी, ठीक है। इसीलिए वहां पर मेडिटेशन का यूज किया जाता था जिससे एंगर मैनेजमेंट होती थी, जेलिसी कंट्रोल होती थी और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो भी कम होते थे, जिससे वहां पर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें फोकस बढ़ता था, ठीक है। अब बात आती है जो भी हम करते हैं या जो भी हमारे कर्म होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस होता था, ये सिखाना भी उस वक्त पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती थी। अब ये देखिए क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस, मतलब जो भी हमारे कर्म होंगे उनका क्या इम्पोर्टेंस है, हमें राइट एक्शंस ही करने चाहिए, सारी चीजों को सिखाया जाता था कि अगर कोई भी व्यक्ति, एक जो व्यक्ति समाज में आया है, अगर वो कुछ भी करेगा तो समाज में कुछ भला नहीं होने वाला। तो ये एजुकेशन सिस्टम का पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव होता था कि उसको ये चीज़ सिखाए कि कैसे हमें जो भी हमें एक्शंस करने, जो भी हमें काम करना है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो भी पर्पस दिया हुआ है वो स्टूडेंट को समझाया जाता था और बताया जाता था कि आपको किस प्रकार से अच्छी लाइफ के लिए अच्छे काम करने हैं जिससे आपको आगे चल करके सफरिंग्स ना झेलने पड़े, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होता था, सच बोलना, दूसरों की हेल्प करना और अच्छे कर्म करना। इसके बाद आता है वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में। वोकेशनल ट्रेनिंग में 64 टाइप्स की आर्ट सिखाई जाती थी, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी जो उनको कहीं ना कहीं अपने रियल लाइफ में काम आने वाली हैं, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, साइंस और कारपेंट्री, पोट्री और मेटल वर्क, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती थी। और सिखाने के बाद जो गुरु होता था उसके अंडर में उनको वो सारे काम करवाए जाते थे और ऐसे तैयार किया जाता था अगर उन्हें रियल लाइफ में कभी भी उन चीजों की जरूरत पड़े तो वो खुद से कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो नीति, मतलब जो भी मॉरल बिहेवियर होता था, जो भी उनका व्यवहार होता था, वो चीजें सिखाई जाती थी कि किस प्रकार से एथिकली अपना जीवन जीना है, किस प्रकार से सच और न्याय को अपनाते हुए अपना जीवन जीना है और ड्यूटीज को फॉलो करना है। तो इस चीज के लिए सिखाया जाता था कि किस प्रकार से अपनी जो भी चीजें हैं उन्हें शेयर किया जाता है लोगों के साथ, ऑनेस्टी के साथ जीवन जिया जाता है और दूसरों की मदद की जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है हमारा कैरिकुलम डिजाइन, ठीक है। क्या चीजें पढ़ानी है, किस प्रकार से पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है और किस प्रकार से उसे प्रॉपरली प्लान करना है। अब इस सब चीज का मतलब क्या है और क्यों किया जाता था,
जिससे वो वहाँ पर बैलेंस बनाया जा सके फिजिकल ट्रेनिंग में, मेंटल ट्रेनिंग में और मोरल ट्रेनिंग में। अब ये अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछूं कि अगर आप केवल किसी को फिजिकल ट्रेनिंग दे दो, मतलब उसे लड़ाई झगड़ा तो सिखा दो, लेकिन उसको मेंटली स्ट्रांग आपने नहीं बनाया है, तो क्या उसकी होलिस्टिक ग्रोथ हुई? नहीं, उसको होलिस्टिक ग्रोथ नहीं हुई। वो मेंटली इतना परेशान होगा कि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर हर एक चीज पर वर्क किया जाता था, जैसे कि फिजिकली भी ट्रेन किया जाता था, मेंटली भी ट्रेन किया जाता था और मॉरली भी ट्रेन किया जाता था कि उसको एथिकली अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, जिससे वो कोई बैड कर्मास ना करे। और ये सारी ही चीज़ें ओरली समझाई जाती थी, ओरली लर्निंग चलती थी उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी बुक्स वाला सिस्टम नहीं होता था। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो सारी बुक्स के थ्रू नहीं पढ़ाई जाती थी, बच्चे सुनते थे और टीचर्स उनको एक्सप्लेन करते थे स्टोरीज के थ्रू और काफ़ी अदर अदर चीज़ों के थ्रू। तो यहाँ पर जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ऋग्वेदा के 10 साल से ज़्यादा वर्सेस थे जिसमें स्टूडेंट्स को ओरली याद करवाया जाता था और इस सबको प्रैक्टिकल वर्ल्ड नॉलेज के साथ वहाँ पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड नॉलेज में उसको वो यूज़ कर सके, इस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया जाता था, इस प्रकार से उसको बार बार यूज़ करवा के उसको ऐसा बना दिया जाता था कि अगर कभी ऐसी कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उसको अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सके। ठीक है, उस टाइम पे जितने भी गुरु और शिष्य होते थे वो फॉरेस्ट में रहते थे, किसी भी नदी के किनारे। उनको सारा अपने गुरु के जो भी वर्क होता था उसमें भी उनको अपना काम करवाना पड़ता था और पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, मेडिटेशन भी करनी पड़ती थी, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ती थी, सारी ही चीज़ें करनी पड़ती थी। और जो भी नॉलेज वो लेते थे वो पूरी एप्लीकेशन बेस्ड होती थी, अप्लाई करना होता था, अप्लाई करना सिखाया जाता था। ठीक है, इसी प्रकार से उस वक्त जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते थे वो यही ऑब्जेक्टिव होते थे वहाँ पर एजुकेशन के। ये आगे आ रही है बात कि जो एजुकेशन है उसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से किया जाता था। तो इसमें दो फॉर्म है, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब सुन करके, कि जो भी नॉलेज सुनी गई, ठीक है, तो जो भी नॉलेज सुनी गई उसको डायरेक्टली सुना गया है उन व्यक्तियों से जिन्होंने उसे दिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें इंक्लूड है 4 वेदास, उपनिषद्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे इसके, एटर्नल और प्योर ट्रुथ होना चाहिए, जो कि काफ़ी सदियों से पास ऑन होते आ रहे हैं। ठीक है, अब जो इसमें लिखा हुआ है कि जो गुरुज होते थे वो ऋग्वेदास के जो मंत्र बोलते थे और उसका प्रोनाउंसिएशन याद करते थे कौन, स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, ये श्रुति हो गई, ये सुन करके समझा गया है, सुन करके पाया गया ज्ञान है। अब स्मृति क्या हुई, स्मृति मतलब रिमेंबर नॉलेज है, किसी व्यक्ति को मिली, अब उसको जितना याद है वो पास ऑन होता आ रहा है। ठीक है, तो ये ह्यूमंस के द्वारा रिटन नॉलेज होती थी, ये मेमोरी बेस्ड नॉलेज होती थी, एक्सपीरियंस बेस्ड होती थी। अब इसका सही एग्जाम्पल अगर हम देखें, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, पुराणास और धर्मशास्त्र, ये सारी चीज़ें इसकी एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी व्यक्ति को रिमेंबर है, जो भी व्यक्ति को याद है, वो नॉलेज है। आगे कहा जा रहा है कि पुराने टाइम में जो स्ट्रक्चर था कि किस प्रकार से एजुकेशन दी जाती थी, किस प्रकार से चीज़ें चलती थी, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि सबसे पहले होता था विद्या आरंभ, मतलब पढ़ाई कब से शुरू होगी। तो इसके लिए जो एज थी वो थी एज ऑफ 5। ठीक है, तो जो बच्चा था उसको राइटिंग, रीडिंग और बेसिक एम सिखाए जाते थे, जहाँ पर उसको फॉर्मल लर्निंग सिखाई जाती थी, जहाँ पर उसको पहला अक्षर ओम सिखाया जाता था। इसके बाद आता था उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में उसको जो भी एक सेरेमनी होती है जिसे हम जनेऊ बोलते हैं, वो धारण करवाया जाता था उसके द्वारा। उसके बाद उसे बेसिकली फॉर्मली उसको एजुकेशन में भेजा जाता था। अब यहाँ पर इसके बाद कहा जाता था कि उस बच्चे का एक दूसरा जन्म हुआ है, द्विज। इसके लिए एक जो टर्म निकल करके आया था वो था द्विज, उसका दूसरा जन्म हुआ है वहाँ पर, और उसके बाद वो अपनी वो लाइफ जीता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, इसमें एज क्या थी, 8 to 12।
ब्रह्मचारी की लाइफ जीता था और स्टडी, डिसिप्लिन और सेलिबेसी को परफॉर्म करता था। ठीक है, और उस एजुकेशन के बाद वो गृहस्थ में जाता था और अगर चाहे तो ब्रह्म संघ को भी ज्वाइन कर सकता था। पहले के टाइम पे पढ़ाई कहाँ होती थी? गुरुकुल्स में होती थी 12 ईयर्स तक। ठीक है, वहाँ पर क्या सिखाया जाता था? स्टडीज़, स्क्रिप्चर्स, प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता था, डिसिप्लिन सिखाया जाता था और डिबेट्स और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने सारी ही चीज़ें सिखाई जाती थी। ठीक है, जिस प्रकार से हमने अर्जुन को देखा था कि उन्होंने द्रोणाचार्य के यहाँ रह करके पूरी अपनी विद्या ग्रहण करी थी और गुरु दक्षिणा दी जाती थी जिसको हम फीस बोलते थे। वो क्या होता था? वो हम सोच सकते हैं कि जो भी गुरु का कार्य है वो करवा देना, या फिर गुरु को काउस, ग्रेन्स, सर्विस, हेल्प, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसके लिए गुरु कहता था वो सारी चीज़ें उनको दी जाती थी, उसको कहते थे हम गुरु दक्षिणा। आगे बताया जा रहा है कि 3 मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या होते थे, मतलब 3 प्रकार से जो लर्निंग की जाती है वो क्या क्या चीज़ें होती थी। तो फर्स्ट है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है नेति ध्यानास। ठीक है, इसका मतलब क्या है? श्रवण मतलब सुनना, गुरु जो भी आपको सब सिखा रहा है, जो भी आपको बता रहा है उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, मनन मतलब जो भी आपने सुना, जो भी गुरु ने आपको बताया, जो भी आपने सुना उस पर सोचना, उस पर समझना, उस पर अपनी पूरे थॉट्स लेकर के आना, उस पर अपने जो भी आपकी एबिलिटी है उसके साथ पूरा पूरा सोचना और उसको ये देखना है कि किस प्रकार से क्या लॉजिक इस पर अप्लाई करें हम, जो ये हमारी रियल लाइफ में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करना। वैदिक टाइम पर क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती थी ये भी इसमें हम सीख सकते हैं, देखिए देख सकते हैं। इतिहास सिखाया जाता था, अन्वेन सिक्के सिखाया जाता था, थर्ड था मीमांसा सिखाया जाता था, मतलब किस प्रकार से वैदिक जो टेक्स्ट हैं उनको समझना है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। शिल्प शास्त्र सिखाया जाता था, अर्थशास्त्र सिखाया जाता था, वार्ता सिखाई जाती थी, धनुर्वेद सिखाया जाता था, क्रीड़ा सिखाई जाती थी और व्यायाम शास्त्र सिखाया जाता था, धनुर्विद्या सिखाई जाती थी, योगासना सिखाया जाता था और शास्त्रार्थ सिखाया जाता था। ये सारी ही चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी। ठीक है, अब इसमें बताया जाता है कि जो वैदिक एजुकेशन होती थी वो किस टाइप से होती थी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी। संहिता होती थी जिसमें गॉड्स की प्रेयर किस प्रकार से की जाती है, क्या रिचुअल्स होते हैं, सारी चीज़ें। ब्राह्मणास के बारे में सिखाया जाता है कि जो ब्राह्मणास होते हैं वो जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको कैसे क्या परफॉर्म करवाते हैं उनके बारे में बताया जाता था। अरण्यकाज होते हैं जो फॉरेस्ट टेक्स्ट होते हैं जिसमें सारे रिचुअल्स के बारे में सिंबॉलिक मीनिंग्स दिए होते हैं और किस प्रकार से लाइफ जीनी चाहिए उसके बारे में बताया जाता है, सारी चीज़ें उसमें बताई जाती थी। उपनिषद होते थे और क्या लैंग्वेज यूज़ हुई है उसमें, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता। अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि 6 प्रकार के वेदांगास होते थे। वेदांगास मतलब वो टेक्स्ट हम समझ सकते हैं जिनको पढ़ करके हम वेदों को पढ़ सकते थे, मतलब जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था अगर हमें वेद समझने हैं तो। ठीक है, अब वो क्या क्या चीज़ें हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता और छंदन, और लास्ट आता है हमारा ज्योतिष। तो ये सारे 6 प्रकार की चीज़ों को सिखाया जाता था। इसी प्रकार से 6 प्रकार के दर्शंस भी होते थे जो फिलोसफिकल स्कूल में होते थे, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 प्रकार के वेद थे हमारे पास, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वेद है जिसमें गॉड को किस प्रकार से प्रे करना है, किस प्रकार से उसको चीज़ें चलेंगी, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, और यजुर्वेद में रूल्स बताए गए हैं, फॉर्मूलाज बताए गए हैं। उसी प्रकार से सामवेद में म्यूज़िक के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसमें बताई गई। अथर्ववेद में डेली लाइफ इशूज़ के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, स्पेल्स और चार्म्स के बारे में बताया गया है। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक एंड ऑल के बारे में बताया गया है। आगे बता रहे हैं इसमें विमेंस का क्या प्लेस था एजुकेशन में एंशिएंट इंडिया में। तो जो विमेंस थी उनको भी एजुकेशन दी जाती थी और उनका भी उपनयन संस्कार होता था और सर्टेन टाइप्स की उनको एजुकेशन दी जाती थी जब तक वो मैरिड नहीं हो जाती थी। एक टाइप तो ये होता था विमेंस का जिनको कहा जाता था
सदो वधु, ठीक है। और दूसरे टाइप की विमेंस होती थी जिनको कहा जाता था ब्रह्मवादिनी। ये जब तक उनको शिक्षा ग्रहण करनी है वो करती थी, मैरिज वहाँ पर कोई गाइडलाइन नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर वो टिल मैरिज अपनी एजुकेशन ग्रहण करती थी, यहाँ पर वो जब तक चाहे तब तक वो वहाँ पर एजुकेशन ग्रहण कर सकती थी, चाहे वो शादी करें या फिर ना करें। इसमें सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस, एथिक्स, सोशल बिहेवियर, वैदिक है, सारी चीज़ें इसमें जो भी हैं वो इंक्लूड होती थी, ठीक है। और जो भी बेसिक कल्चर, हाउस होल्ड स्किल्स के बारे में यहाँ पर वो भी बताया जाता था। इसमें वेदास, उपनिषद, ग्रामर, फिलोसफी, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता था। जैन्स में जब एजुकेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 24 टीचर्स के बारे में बात की जाती है। और फर्स्ट जो थे वो थे ऋषभदेव और लास्ट थे वो थे महावीर, ठीक है। अब जो ये पूरा जैन एजुकेशन सिस्टम है ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। अहिंसा, ठीक है, जिसमें नॉन वायलेंस के बारे में बात की जाती है। सत्य, जिसमें ट्रुथफुलनेस के बारे में बात की जाती है। और थर्ड है अपरिग्रह, मतलब नॉन अटैचमेंट के बारे में बात की जाती है। और लास्ट है अनेकांता वदा, मतलब मैनी साइड्स ट्रुथ के बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, हर चीज़ के मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल व्यू पॉइंट से देखा जा सकता है, उसके बारे में बताते हैं। जो जैन टेक्स्ट में जो टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन में वो क्या है, समय वेदा, भगवती सूत्र और अचांग सूत्र, जिसमें लॉजिक, एथिक्स, कर्म और कंडक्ट के बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में चाइनीज़ ट्रैवलर जो हैं हुइंग टूसेंग ने 7th सेंचुरी में नोट किया हुआ है और बताया है कि जो जैन स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या लर्न करते हैं और किस प्रकार से सूत्रास को लर्न करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बताया है उन्होंने।